हाँ जी, इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है हमें वो देखना है। टास्क 1 आपके सामने है। टास्क 1 क्या दिया हुआ है? द टेबल बिलो शोज और गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स employed in 6 industries in Australia between 1989 and 2009। ठीक है जी, ये आपके सामने इंट्रोडक्शन है जो आपको गिवन है, आपके सामने इन स्टेटमेंट गिवन है। हमें इंट्रोडक्शन हाउ टू बी इफेक्टिव, किस तरह से इफेक्टिव बनानी है, हमें उस चीज को समझना है। तो उसमें आपने जो कल लिखा था, ये टास्क आपको दिया था, आपने जो इंफॉर्मेशन लिखी थी, आपने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था। मैंने आपको बताया था जो इंट्रोडक्शन हो सकती है, एक या दो सेंटेंस के लिए एक या दो सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में एक या दो सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। तो किस तरह से हमें वो एक या दो सेंटेंस लिखने हैं उसको हमें सीखना है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हमें जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको देखते हैं। टेबल चार्ट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द टेबल चार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है शोज, गिव्स। तो गिव्स के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड आ सकता है? इलस्ट्रेट्स, ठीक है। या एलुसिडेट्स, ये दो वर्ड्स हैं अच्छे, अनकॉमन वर्ड्स हैं, शोज के लिए यूज किया जा सकते हैं। एलुसिडेट्स और इलस्ट्रेट्स दोनों का मतलब क्या है? शोज। शोज एक कॉमन वर्ड है, एक तो पैराफ्रेज हो गया हमारे पास वर्ड, और दूसरी बात ये है ये वर्ड थोड़े अनकॉमन वर्ड्स हैं। तो अनकॉमन वर्ड्स में आपके बैंड स्कोर ज्यादा होंगे वर्ड के, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें? टेबल चार्ट, इलस्ट्रेट्स। तो गिवन क्या है? अबाउट द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, इलस्ट्रेट्स, एलुसिडेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ। अब यहां पर दिया वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब क्या है? जो इंप्लॉइज काम करते हैं। वर्कफोर्स का मतलब क्या है? जो इंप्लॉइज काम करते हैं। तो पहले अगर आपने पैराफ्रेज करना है तो वर्ड को समझना पड़ेगा आपको। वर्कफोर्स जो काम करते हैं इंप्लॉइज, तो यानी वर्ड हमारे पास आ गया, इंप्लॉइज हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, स्टाफ हो सकता है जो काम करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्ड्स आ गए, तो हमें इसको पैराफ्रेज करना है। तो क्या क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स यानी प्रोपोर्शन ऑफ इंप्लॉइज। हम वर्ड लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इंप्लॉइज, लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स, लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ स्टाफ। आपके पास 3-4 वर्ड दे दिए मैंने, तो 3-4 वर्ड में से जो वर्ड आपको इफेक्टिव, जो वर्ड आपको सुटेबल लगे, आप उसको यूज करो। बात समझ आ गई ना? प्रोपोर्शन ऑफ इंप्लॉइज, स्टाफ और वर्कर्स। अब नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? इंप्लॉयड, जिन्होंने काम किया, इंप्लॉयड। तो इंप्लॉयड मीन्स उनको हायर किया गया, तभी उन्होंने काम किया। यानी तो हमारे पास क्या आ गया? प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स, इंप्लॉइज, स्टाफ हायर्ड इन 6 इंडस्ट्रीज, 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब आप उनके नाम भी दे सकते हो, नेमली कौन कौन सी हैं। आप इंडस्ट्रीज देखो कौन कौन सी है। मैन्युफैक्चरिंग, और कौन सी इंडस्ट्री है? रिटेल, और कौन सी इंडस्ट्री है? हेल्थ केयर, नेक्स्ट कौन सी है? कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट कौन सी है? एजुकेशन, और लास्ट वाली एंड टूरिज्म। अब मैंने लास्ट वाली में भी
कॉमा और एंड लगाया, आप चेक कर सकते हो लास्ट वाली में भी मैंने कॉमा, एंड से पहले कॉमा लगाया। एंड से पहले कॉमा जो है ऑप्शनल होता है, यानी आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो इसको नहीं भी लगा सकते। तो लगाना एक इफेक्टिव बात ही है कि लास्ट में जो एंड लगाया आपने उससे पहले भी हमने कॉमा इंसर्ट कर दिया। तो 6 इंडस्ट्रीज की बात हुई। अब टाइम पीरियड देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 6 इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में पैराफ्रेज क्या था, इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 6 इंडस्ट्रीज, उनके नाम बताए, कहां पर है, इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को पैराफ्रेज करने की कोशिश मत करना, पहली बात। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के आगे ये मत लिखना द ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के या नाम के आगे हमें THE नहीं लगाना। बच्चे यहां पर छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, THE इंट्रोड्यूस कर दिया इन द ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा नहीं करना। उसके बाद हमें कुछ दिया हुआ है बिटवीन 1989 एंड 2009। आप देखोगे बिटवीन 1989 और 2009 के बीच में कितना फासला है, कितने साल का फर्क है, 20 ईयर्स का, 20 साल का फासला है। 20 साल को आप 20 ईयर्स भी लिख सकते हो, 20 साल को आप 2 डिकेड्स भी लिख सकते हो। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एक दशक, 10 साल का एक दशक, ठीक है। सो इन ऑस्ट्रेलिया ओवर द पीरियड of 2 decades या over the period of 20 years, ठीक है। फ्रॉम कहां से लेकर, वो भी आप करना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रॉम 1989 टू 2009। इसमें एक स्टार्टिंग में दिया हुआ जो मैंने लिखी थी द टेबल चार्ट, उसमें आप लिख सकते हो द सप्लाइड या गिवन, एक साथ में ये भी वर्ड ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया इंट्रोडक्शन का, कि हमें इंट्रोडक्शन उसको पैराफ्रेज कैसे करना है। द सप्लाइड या द गिवन मीन्स दिया हुआ, टेबुलर चार्ट या टेबल चार्ट इलस्ट्रेट्स, उसके बाद जो टॉपिक आ गया कि किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, उसको पैराफ्रेज किया। उसके वर्ड्स को हमने जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंज किया था, जो चेंज कर सकते थे वो किए, उसको कहते हैं पैराफ्रेज। तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पैराफ्रेज कहने का मतलब ये होता है, ये नहीं करना पैराफ्रेज करते समय उसका मीनिंग बदल दिया जाए। पैराफ्रेज करने का मतलब है कि मीनिंग आपका सेम रहे, हमें डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करनी है जो मीनिंग सेम कन्वे करे। बात समझ आ गई। तो इंट्रोडक्शन को हम 2 सेंटेंस में लिख सकते हैं टू बी, मतलब उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सेकंड सेंटेंस हमारा इसमें क्या हो सकता है, तो हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज क्लियर, जो एक कॉमन वर्ड है जो सब लिख लेते हैं, इट इज क्लियर, ये साफ है। हम थोड़ा अनकॉमन वर्ड की तरफ चलते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं कि थोड़े से अनकॉमन वर्ड यानी अच्छी वोकैबुलरी ऐड करें। ये जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे जाएं अच्छे बैंड स्कोर के लिए, अनकॉमन वर्ड भी लिखे जाएंगे तब भी आपके जो है अच्छे बैंड स्कोर आ सकते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर, ये सिंपल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं इट इज लूसिड, इट इज एविडेंट, ठीक है। 2-3 आपके पास वर्ड्स आ गए, इनको लिखा जा सकता है, कोई भी एक वर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो। इट इज लूसिड, लूसिड भी अच्छा वर्ड है, मीन्स इट इज क्लियर। तो आप देखो इसमें से क्या क्लियर है, आप इसमें देखो, चार्ट में देखो। अब आप इसमें देखो कि मैन्युफैक्चरिंग में 15% थी, अब देखो चार्ट में क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग में 15%, और 2009 में मैन्युफैक्चरिंग में कितनी थी, 9%, ठीक है, कम हो गई। रिटेल सेक्टर में 11 थी, 10 हो गई। हेल्थ केयर में 9 थी, 11 हो गई। कंस्ट्रक्शन में 7 थी, 8 हो गई। एजुकेशन में 6 थी, 7 हो गई। टूरिज्म में 5 थी, 7 हो गई। यानी 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें वो डिक्रीज हुई, और बाकी 4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें वो इंक्रीज हुई। यानी हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट निकल कर आ गई। बात समझ आ गई ना, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसको लिखना कैसे है, दैट परसेंटेज कम हुई या परसेंटेज बढ़ी, ठीक है। दैट परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर, जो भी दूसरा वर्ड आपने लिखना है, या स्टाफ, मैंने फिर दोबारा से तीनों वर्ड को लिख दिया। एक वर्ड आपने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा होगा, दूसरा वर्ड आप दूसरे सेंटेंस में लिख सकते हो, ठीक है। जो एम्प्लॉइज थे जिन्होंने काम किया था, वर्कड इन किसमें, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्रीज में, वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, इंडस्ट्री को हम रिटेल सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, रिटेल सेक्टर या रिटेल इंडस्ट्रीज। डिक्रीज्ड कम हो गई, या ड्रॉप्ड या डिक्लाइंड, देखो तीन वर्ड आपको वोकैब के दे दिए इसमें भी। ओवर द पीरियड, समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। इट इज क्लियर, ये साफ है। क्या साफ है कि जो परसेंटेज है वो कम हो गई। किसकी कम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और किसकी कम हो गई, रिटेल सेक्टर की। दोनों सेक्टर की कम हो गई, रिटेल सेक्टर कम हो गई, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया डिक्रीज्ड, कॉमन वर्ड, हर कोई यूज करेगा। अगर अनकॉमन है डिक्लाइंड, हर कोई नहीं यूज करेगा। ड्रॉप्ड, हर कोई नहीं यूज करेगा। तो अच्छे वर्ड भी साथ में आपको दे रहा हूं, सिंपल वर्ड, अनकॉमन प्लस कॉमन, हर तरह का वर्ड आपके पास हो, ताकि आपको जो माइंड में आ जाए उसके हिसाब से आप लिख सको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ यानी हाउएवर, आप चेक कर सकते हो जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें परसेंटेज इंक्रीज हुई है ना। तो पास्ट की बात है, इंक्रीज हुई थी। सो हमने क्या लिखा, हाउएवर इन ऑल अदर सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर्स, एक से ज्यादा ना, 4 सेक्टर बाकी बचे हुए हैं, तो हमने चारों के नाम नहीं लिखे दोबारा से, हमने क्या लिख दिया, इन ऑल अदर सेक्टर्स। यहां लिख सकते हैं इन रिमेनिंग सेक्टर्स, इन ऑल अदर सेक्टर्स, बाकी जो सेक्टर्स थे। तो ये वाली परसेंटेज या ये प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन किसका, तीसरा वर्ड हमारे पास, ऑफ वर्कर्स इंक्रीज्ड, बढ़ गया। ठीक है जी। सो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो हमने 3 वर्ड लिखे, एक स्टाफ, एम्प्लॉइज, वर्कर्स। बच्चों ने यहां पर क्या मिस्टेक करनी, बार बार वही लिख देना, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज। तो 3 वर्ड आपने लिखे, यानी आपने जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन था वो पूरी तरह से एग्जामिनर को दे दिया। सेकंड, इंट्रोडक्शन में आपने बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन, सफिशिएंट 1 से 2 सेंटेंस वाली, वो भी क्लियर कर दी। इसमें कोई कहानियां नहीं बनानी। जब आपने राइटिंग टास्क 1 करना है तो अपनी तरफ से कोई इमेजिनेशन, अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बतानी। हमें सिर्फ क्या बताना है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। टास्क 2 में हम अपने व्यूज दे सकते हैं, यहां पर अपने व्यूज की कोई बात ही नहीं है। यहां पर जो हमारे पास टास्क 1 जो इंफॉर्मेशन सामने है वही उसको लिखना है। बात समझ आ गई? यस और नो? थोड़ी जोर से आवाज आनी चाहिए, यस और नो? यस। सो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ये है इंट्रोडक्शन लिखने का एक वे। अब मैंने आपको जो टास्क दिया है, अब आप सभी उस टास्क में आपने पहला सेंटेंस लिखा था, सेकंड सेंटेंस मुझे ऐड करके दोबारा से चेक करवाओ, ठीक है।